देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर डेली एनसीईआरटी चल रही है, जो कि सी टेट, एमपी टेट, टेट, जिसका भी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए एनसीईआरटी बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले नहीं रहती होगी, पर एनसीईआरटी से ही अब क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार, वो भी स्टेटमेंट में बन रहे हैं, जिससे आपको पूरी थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। क्योंकि अगर स्टेटमेंट में आ जाते हैं पूरे क्वेश्चन तो आप कैसे थ्योरी, आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है तो फिर आंसर लगाने में आप गलत कर देते हो, तो नंबर तो चले ही जाएंगे। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पर लगाई जा रही हो, जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और डेली टाइम बाय टाइम क्लास ले सको। तो डेली 6 की क्लास हो 6 की एनसीईआरटी हो चुकी है, हिस्ट्री, और 7 की हो चुकी है, 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है, और सी टेट पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर भी करा दिए गए थे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी एनसीईआरटी चल रही है। तो आज का चैप्टर है हमारा 6वां, नई एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 6वां, देसी जनता को सभ्य बनाना। क्योंकि कुछ चैप्टर मर्ज कर लिए गए थे, जैसे 5 क्वेश्चन पहले था, पर अब नहीं है, वो 6 की जगह 6 आ गया 5 की जगह, मतलब 5 है, पर उस जो चैप्टर था उसको हटाकर देसी जनता को सभ्य बनाना यानी राष्ट्र को शिक्षित करना, के इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम, कि देसी जनता को कैसे सभ्य बनाया, कैसे राष्ट्र को शिक्षित करना चाहा लोगों ने, कैसे मतलब सरकार ने काम किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे अपना। तो पहले क्या होता था, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर तरह तरह के प्रभाव पड़े। पता ही है जैसे कि ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से किसानों, नवाबों, आदिवासियों एवं सभी पर अत्याचार करे, यानी अत्याचार समझो उस प्रकार से कि आदिवासियों को इस कर्म मेहनत करवाते थे कि 2 हज़ार आदिवासी खत्म हो जाते थे। अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है हमने, तो जिसने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर चेकआउट कर ले, क्योंकि एक लिंक एक रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जैसे पिछला चैप्टर पढ़ा उससे ही रिलेटेड अगला चैप्टर भी होता है, इसलिए पिछला इसलिए जरूरी होता है पढ़ना। तो क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या जुल्म किए, क्या क्या किया, तो वो साफ साफ आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि क्या प्रभाव पड़े, तो आप समझ जाओगे कि ये प्रभाव पड़े, आपको ज़्यादा नहीं देखना होगा कि अब मैंने पढ़ाया कि क्या प्रभाव पड़े। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी तो आप तो यही सोचोगे पता नहीं क्या प्रभाव पड़े थे, तो इसलिए आप पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा। तो विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े, और विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं को बदलना है, क्योंकि वो हटीले थे, अपना समझते थे, उनका समझते ही नहीं थे ब्रिटिश शासन का, किसान हर कोई भारत के लोग। तो फिर उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन को इन्हें सभ्य बनाना होगा और अपने अनुसार ढालेंगे तभी तो ये समझेंगे हमारी भाषा को, इसलिए बोल रहे थे भाषाविद। भाषाविद क्या है, तो भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, मतलब विद्यार्थी को कई भाषाओं की जानकारी होती, या कोई ऐसा व्यक्ति जो भाषा की कई भाषाओं की उसको जानकारी होती है। फिर है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। पहले तो इस बात पर ध्यान देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। तो शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। तो इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर विचार करेंगे कि भारतीयों ने क्या करा था, ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। ये है मतलब जो भारतीय हैं उन पर ब्रिटिश सरकार ने पहले विचार विमर्श किया था कि कैसे इनको शिक्षा दी जाएगी, और अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। मतलब अंग्रेजों ने अपने पहले सब ग्रुप में बात की होगी कैसे इनको पढ़ाया जाए, कैसे इनको मतलब समझाया जाए। तो पहले उन्हें विचार विमर्श किया था, फिर भारतीयों को पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जैसे प्राच्यवाद की परंपरा, क्या प्राच्यवाद की परंपरा। तो जैसे यहाँ पर है कौन विचार विमर्श करते हुए, विलियम जोन्स, और फारसी सीख रहे हैं, विलियम जोन्स है जो फारसी सीख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सन 1783 में विलियम जोन्स के नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए।
सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात कर दिया गया था। पर कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। जैसे कि हमने पिछले ऊपर पढ़ लिया कि भाषाविद क्या होता है। भाषाविद वो होता है जो कई प्रकार की भाषा जिसे आती हो। जैसे उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। जो जोन्स आए थे उन्होंने वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कौन? जोन्स, है ना। उन्हें भाषाविद थे ना। जैसे क्वेश्चन आंसर आ जाता है जैसे एग्जाम में कि भाषाविद कौन थे, तो जोन्स थे, क्योंकि उन्हें कई प्रकार की भाषाओं का नॉलेज था, इसलिए उनको भाषाविद कहा जाता था, है ना। तो फिर है कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति और नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। क्योंकि वो भाषाविद थे, उन्हें कई प्रकार की भाषाओं से मोह था, वो सीखना चाहते थे। और ये है हमारी पुतला देख रहे हो आप, ये हमारे कौन? हेनरी टॉमस कोलब्रुक, है ना। आगे पढ़ेंगे मैं इनके बारे में। तो जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते थे। उन्होंने ये देखा, जोन्स ने क्या देखा कि कलकत्ता में जो तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर हैं वो भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हालहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व पारसी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, तो ये किया था हमारे जोन्स ने। जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन किया था किसने? जोन्स ने, इन दोनों का। तो फिर जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे और वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति आदर और भाव रखते थे, है ना, दोनों। फिर उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव एवं शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। और उसकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना समझना बहुत जरूरी था। उनके अनुसार कोलब्रुक एवं जोन्स के अनुसार उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। उन्होंने ये बताया आधार करके, विचार विमर्श करके, कि कैसे इनको सभ्य बनाए। तो इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने और अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। और उन्हें विश्वास था कि परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सिखाने में मदद करेगी, बल्कि वो भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत को लुप्त उठाने में वैभव समझने में मदद करेगी। उनका ये मानना था कि अगर प्राचीन ग्रंथों या चीज़ों को ढूंढेंगे, हम उनको अनुवाद करके इन लोगों को बताएंगे, तो ये ना कि अंग्रेज और ना कि ये सभी अपनी भारतीय यानी प्राचीनता को समझेंगे, उसमें समझने की मदद करेंगे, अतीत को समझेंगे कि हम कैसे थे कैसे नहीं थे, विरासत को समझेंगे। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक, ये जो प्रक्रिया कर रहे थे उसमें अंग्रेज क्या बन गए थे? संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों भूमिकाएं निभा रहे थे अंग्रेज उस टाइम पे। फिर इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी। इन प्रयासों एवं विचारों से प्रभावित होकर फिर कंपनियों ने बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। और अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें
विषयों की शिक्षा ना दी जाए, उन अफसरों की राय में केवल तथा अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं और केवल सभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसने ये सभी विचार बदलते देखा, तो उसने क्या मुद्दा उठाया, उसने बोला कि जो हिंदू मुसलमान हैं इनको ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो परिचित हैं और वो समझ सके और अनजान ना रहे उस शिक्षा से। अनजान शिक्षा इनको नहीं दी जाए, वो ही शिक्षा दी जाए जिससे ये जानते हैं। तो वो इस बात वो ऐसा क्यों बोलना चाहते थे, वो इसलिए बोलना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि वो देसी जनता का दिल जीतना चाहते थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि उसके बारे में, नहीं, वो अपने लिए सोच रहे थे कि हम इसका दिल जीत लेंगे तो हमें ये फायदा होगा। फिर 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कब खोला गया मदरसा? तो 1781 में, वो भी अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था कलकत्ता में एक मदरसा, है ना। फिर आगे देखते हैं मदरसा के बाद 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1791 में। तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। और फिर देखते हैं हम कि प्राच्यवादी यानी एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी कहलाते थे। और मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना और लिखना और पढ़ाना जानता हो, ये कहलाते थे क्या? मुंशी। फिर पूर्वी जघन्य गलतियाँ। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक भी है। तो उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अंगभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये कहना था 19वीं सदी में अंग्रेज अफसरों का। वो तो चाहते ही थे अपने अनुसार सब ढालना। तो वर्नाकुलर क्या है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। क्या थे? जो प्राच्यवादी थे उन पर हमला करने वाले कौन प्रमुख थे? तो वो जेम्स मिल थे। प्राच्यवादी कौन? पहले ही जैसे कि बता दिया, एशिया की भाषा है प्राच्यवादी, एशिया की भाषा संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, उन पर कौन? जेम्स मिल प्रमुख थे। कौन? हमला का हिस्सा। तो उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है, ये बताना चाहिए उनको। तो 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। और थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैकाले का भी ये कहना हो गया था। तो जैसे मैकाले जी ये रहे, इनका कहना था। तो गहन ऊर्जा और आवेशक पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया और उनका मानना था अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में
दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। तो मेकाले का कहना था, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेकाले का मानना क्या था। तो उनका मानना था कि अंग्रेजी की जानकारी यानी अंग्रेजी पढ़ाई जाए भारतीयों को, जिससे वो हर चीज़ से रूबरू हो पाएंगे, हर चीज़ समझ पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना। उनका कहना था मेकाले का कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने की उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। उनकी संस्कृति बदल जाएगी अगर अंग्रेजी पढ़ाई जाए उनको। तो मेकाले के मिंटस विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कोलकाता मदरसे तथा बनारस संस्कृति कॉलेज और जैसे प्राच्यवादी संसाधनों को प्रोत्साहन किया जाए। ये एक इसका मेकाले के मेंटेनेंस विवरण के आधार पर, और इन संस्थानों को अपने आप संरक्षण और का शिकार होते जा रहे थे। अंधकार के मंदिरों की संख्या दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपन लगी थी। इनका मतलब ये था कि इनको जरूरी है कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, क्योंकि इनको जो प्राच्यवादी शिक्षा दी जा रही है उसके कारण ये अंधकार में चले जा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर अंग्रेजी दी जाएगी तो उन्हें कुछ समझ भी आएगा, और इस प्रकार से अंग्रेजी की छपाई होने लगी पाठ्य पुस्तकों की। व्यवसाय के लिए शिक्षा कैसी थी? तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्ड वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यानी वो चाहते थे कि अगर यूरोप की भाषा सीखेंगे तो इन्हें व्यापार वाणिज्य इन समझने में मदद मिलेगी और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। ये सब समझने के बाद ही तो वो यूरोप की चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे, उन्हें लग रहा था। तो वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे, और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। और अपने लिए सब सोच रहे थे, पहले सबको पता है कि अगर इस प्रकार से इन्हें ढाला जाए तो ये हमारे लिए हो जाएंगे, और अंग्रेज सोच रहे थे कि इस प्रकार से ढाला जाए तो हमारे लिए। सब अपने अपना बनाने में लगे थे। तो इस प्रकार से बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था, और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था, है ना। तो उनके अनुसार ना वो काम के लिए निपुणता, ना उनके अनुसार चलना जरूरी था, वो ये चाहते थे। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए और सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए। और 1897 जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे। कब? 1897 के समय। फिर है हमारा 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, ये है हमारा 19वीं सदी का बम्बई विश्वविद्यालय। फिर आगे देखते हैं हम अपना और ये है हमारा कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज। कौन सा? श्रीरामपुर कॉलेज है, हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज कलकत्ता में। फिर आगे देखते हैं हम, जैसे कि ये लोग ये देख रहे होंगे आप, ये एक ग्रामीण पाठशाला है। क्या है? एक ग्रामीण पाठशाला है जो बगैर पुस्तकों की ऐसे ही करवाई जाती थी कुछ स्टूडेंटों के जरिए, उन्हें समझा बुझा कर। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए
ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट थी। जैसे कि एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। वे छोटे, और आप सोचे होंगे डिटेल्स में पढ़ रहा हूँ, डिटेल्स बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगी। और क्वेश्चन आंसर भी स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं। आप क्या पता ये स्टेटमेंट उठा के रख दी वहाँ, अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी कि एडम के अनुसार क्या स्टेटमेंट थी, तो आप कैसे आंसर दे पाओगे। ज़रूरी है ना ये थ्योरी पढ़ना, भले ही लेंदी चैप्टर हो पर ज़रूरी है हमें पढ़ना। तो क्या जा रहा, हम स्टोरी वाइज समझ ही तो रहे हैं ना, तो समझते जाएं, जो कि इम्पोर्टेंट है ना इस वजह से, क्योंकि ये थ्योरी और स्टेटमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा टेट हुए सभी प्रकार टीचिंग लेवल के, उनमें स्टेटमेंट पूछी जाने लगी जब, क्योंकि अपना ही सब्जेक्ट आता ना कुछ नंबरों का ज़्यादा, तो इसलिए स्टेटमेंट पूछी जाती है वहाँ पर। तो हम देखते हैं अब कि एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, ये एडम ने बताया है वहाँ देखा जो। और शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। और आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षा लेने और बच्चों का हाजिरा यानी कि कहलाती है अटेंडेंस लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। और सालाना इम्तिहान यानी परीक्षा कहलाती है इम्तिहान, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। कुछ पाठशाला बरगद की छांव में चलती थी, तो कई गांव की दुकान या मंदिर या कोने या गुरु के घर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी कि अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी होती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, क्या पढ़ाना है, और यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए ही गुरु तय करते थे। और विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ ही बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। जैसे एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल होती थी, एडम ने यह भी बताया। और क्योंकि स्टूडेंट को तो होगी, क्योंकि उनके अनुसार उनके पैसे लिए जा रहे हैं। जो बड़े होते थे जाति के, जिसके पास ज़्यादा होता था वो ज़्यादा देता था, जिसके पास कम को वो कम, एक समान बैठाया जाता था। अच्छा था। वैसे उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, और क्योंकि उस समय ये इसलिए लचीली और अच्छी होती थी कि जब फसलों की कटाई होती थी तो कक्षाएं बंद हो जाती थी, और उस समय गांव के बच्चे पढ़ा खेतों में काम करने चले जाते थे। और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका मतलब ये परिणाम था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। जो गरीब लोग थे उनको तो कटाई करवाने जाना पड़ता था, तो वो भी पढ़ सकते थे। इसका मतलब ये था। तो वो जब कटाई शुरू होती तो छुट्टियां लग जाती थी, और फिर कटाई बंद हो जाने के बाद स्कूल खुल जाते थे, तो उनको भी शुभ था ये। तो नई दिनचर्या, नए नियम। फिर क्या हुआ, 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया था। परंतु 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया, और कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को और सुव्यवस्थित करना चाहती थी। कंपनी चाहती थी कि नए नियम लाए जाए, नई व्यवस्था लाया जाए, जिससे जो विद्यार्थी के, इधर क्या लिखा है, नियमित निरीक्षण, यानी नियमित कक्षाएं लगेंगी, ना कोई छुट्टी होगी, ना कुछ होगा, ना गर्मियाँ, मतलब जैसे अभी नहीं हम मानते गर्मियाँ लगेंगी, छुट्टी होंगी, पहले कुछ भी नहीं होगा। कंपनी का मानना ये था, ऐसे नियम लाए जाए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये कंपनी सोचने लगी। तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया,
और इनसे प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। और पंडितों का काम पाठशालाओं को दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं में नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं, यानी डेली क्लासेस लगाई जाए। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परियोजनाओं का रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें और नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। तो नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे और जो नए नियम पर चलने लगी उनको सरकारी अनुदान मिलने लगा। जो पाठशाला नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर सके और नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ गए। अब पढ़ ही जाएंगे, वो तो नियमित चल रही थी और उन्हें सरकारी अनुदान भी मिल रहा था, इन्हें कुछ नहीं, तो ये कमजोर पड़ने लगे। फिर इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था अनुशासन की मांग थी और बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे का स्कूल जाना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब के घरों में खेतों में काम करने जाया करते। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता था। ऐसा होता था कि पहले जो व्यवस्था थी पढ़ाई की अनुशासन, तो वो ऐसा था कि उनके अनुसार था बच्चों के सभी के, और अब नियमित हो गया तो उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं चाह रहे थे ऐसी व्यवस्था देखकर। तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, तो केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, केवल अंग्रेज अफसर ही भारत की शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, वरन 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। और यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, और उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। और इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम 8वीं क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। बहुत सारे भारतीय जो पश्चिमी शिक्षा है ना उसके विरुद्ध थे। उनमें से कौन कौन थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इसी तरह के लोगों में से थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। अंग्रेज शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो महात्मा गांधी का कहना था कि अपने वैसे शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, और इससे प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। देखते हैं चैप्टर कितना है, अगर ज़्यादा है तो कुछ क्लासेस कर पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि फिर इकट्ठा नहीं हो पाता है, आपको भी लेंदी हो जाएगा और आप अच्छे से ध्यान से निकल जाते हैं। कुछ हेडलाइन ऐसी निकल जाती हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा हाँ चैप्टर थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर इसका एंड कर देते हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। तो हमने पढ़ा कहाँ तक कि इनमें से पश्चिमी शिक्षा के विरोधी कौन थे, इनसे आगे पढ़ना है हमें। तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि ये कौन सी शिक्षा के लिए अग्रसर थे और कौन सी शिक्षा के लिए विरुद्ध थे। तो इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। और अभी तक हमने पढ़ लिया है कि अंग्रेज क्या चाहते थे, यूरोपीय क्या चाहते थे, कैसी शिक्षा दी जाए, और सब क्या चाहते थे, उनके बारे में पढ़ लिया है हमने यहाँ तक। और क्वेश्चन आंसर भी कल लगाएंगे इस चैप्टर के, और आगे जो रह गया चैप्टर वो भी पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो नीचे क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ा करो, आप नीचे वाले क्वेश्चन आंसर भी अटेंड कर सको, अच्छे से लगा सको, है ना। तो डेली क्लासेस आती हैं, और जो नए आए होंगे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कम से कम एटलीस्ट कुछ लाइक और कुछ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप सभी एक लाइक एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, कर दीजिएगा जो नए आए हुए हैं। फिर डेली क्लासेस आती हैं, आप लेते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।